नमस्कार बाल दोस्तों, माँ सरस्वती शिशु कुंज गोवाला की ओर से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी और ये जो विषय है इसमें हमने सारी इकाई हमारे जो अभ्यास में है वो सारी इकाई के बारे में अभ्यास कर लिया। तो आज हम फिर इसका समग्र चर्चा यानी कि पुनरावर्तन करेंगे। तो ये जो हमारी 6ठी कक्षा की हिंदी विषय, तो इसमें हमने पहले क्या देखा था? पहली इकाई कौन सी थी? पहला था दयालु शिकारी और ये एक चित्रपाठ था। हम सबको पता है कि ये एक चित्रपाठ है। तो ये जो पाठ है इसमें हमने देखा था कि ये जो शिकारी है उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा होती है और वो जंगल में हिरण का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर हिरण को देख रहा है और वहां से वो बंदूक की गोली चलाता है। वो गोली हिरण की टांग में लगती है और फिर वो वहां पे जाके देखता है तो उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा भी है। तो ये जो शिकारी है इसका हृदय परिवर्तन होता है, उसे हिरण पे दया आ जाती है और इस कारण वो हिरण को अस्पताल ले जाता है और वहां पे उसकी पाटाबंदी करवाता है और फिर वापस वो हिरण को जंगल में छोड़ आता है। तो यहाँ पे जो शिकारी है वो पहले तो हिरण को मारने के लिए जाता है, लेकिन बाद में इसका हृदय परिवर्तन होता है। तो ये चित्र के साथ साथ हमने देखा था। तो ये एक था चित्रपाठ। इसके बाद हमने जो देखा था वो था एक काव्य, एक जगत एक लोक। ये जो काव्य है इसमें हमने क्या देखा कि इस काव्य में कवि हमें ये कहते हैं कि हमारा भारत देश चाहे जितने भी विविधताओं का देश हो, लेकिन हम सबको मिलजुल के रहना है। एक जगत एक लोक सबका है एक माँ, एक चंद्र एक भूमि, एक सूर्य, एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। तो यहाँ पे कवि हमें कहते हैं कि जब एक ही सूर्य है, एक ही चंद्र है, एक ही भूमि है और एक ही आकाश के तले हम सब रहते हैं, तो हम सबको मिलजुल के रहना है। तो ये संदेश हमें इस कविता से मिलता है। इसके बाद हमने देखा था बहुत ही अच्छा ऐसा पाठ, समझदार नन्ही। तो ये जो पाठ है इसमें नन्ही यानी कि बतख, एक छोटी सी बतख है, छोटा सा बतख का बच्चा, उसका नाम है नन्ही। तो ये जो नन्ही है वो कैसे लोगों की मदद करती है? तो इसने दलदल में फंसे हुए बिच्छू को बचाया और ये बिच्छू जो बार बार आफत में जब वो होता है, मुश्किल में जब होता है तो नन्ही को पुकारता है, नन्ही उसकी मदद भी करती है। लेकिन बिच्छू जिस आदत से मजबूर है वो है डंक मारना। तो फिर नन्ही उसे सिखाती है कि बिच्छू तुम ये अपनी गंदी आदत छोड़ दो वरना कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो बार बार नन्ही बिच्छू को बचाती रहती है। ये बात हमने देखा कि नन्ही कैसे बिच्छू की मदद करती है। इसके बाद हमने चौथा देखा था गिनती। तो यहाँ पे हमने गिनती जिसको हम गुजराती में कहते हैं एकड़ा। तो ये जो गिनती है ये भी हमने देखी थी 1 से 50 तक, 50 से 100 तक। तो सारी गिनती इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, गुजराती में कैसे लिखते हैं, वो सब बातें हमने यहाँ पे की थी। इसके बाद हमने देखा था धरती को महकाए। ये भी बहुत ही अच्छा एक काव्य था। तो इस काव्य में भी हमें हमारी जो धरती है उसे अच्छे से धरती के बारे में इस कविता में भी हमें सिखाया गया है। तो ये अच्छा एक काव्य हमने देखा। इसके बाद हमने देखा था सुबह। तो यहाँ पे एक अपंग लड़की जो पैरालिसिस के कारण उसे पोलियो हो गया था, उसके कारण चल नहीं पाती थी, वो व्हीलचेयर में बैठ के सारा काम करती है, लेकिन उसकी हिम्मत और उसका साहस यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि उसका जो गाय है गोलू, वो जब
बैल को बचाती है। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। उसके बाद देखा था मुझे तो जाने, यानी कि यहाँ पे पहेलिया, ये पहेलिया है। पहेलिया यानी कि उखाना। तो पहेलिया हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, वो हमारे मन को कैसे विकसित करती है, हमारी विचार शक्ति को कैसे बढ़ाती है, ये सारी बातें। और साथ ही साथ शिक्षण के साथ साथ वो हमें मनोरंजन भी कराते हैं। तो ये सारी बातें हमने सीखी। तो इस पहेली में हमने क्या क्या देखा था? सूरज के बारे में, पर्वत के बारे में, अपने हाथों के बारे में, ऐसी पहेलियां हमने देखी थी। उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छा ऐसा पाठ, राजा का किस्सा। तो ये भी एक कहानी है। तो ये जो पाठ है, इसमें हमने क्या देखा? हमने सीखा कि जो राजा है वो तो प्रजावत्सल राजा है, सबकी सेवा करता है, सबका ध्यान रखता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। इसलिए वो बार बार अपने नगर में घूमने निकलता है और देखता है कि कहीं मेरी प्रजा कोई कारण दुखी तो नहीं है ना। और ये जो राजा है वो एक बार ऐसे निकला है और उसने क्या देखा कि एक खेत में किसान हल जोत रहा है, लेकिन जो बड़द है उसके जो बेल है, सॉरी बेल, गुजराती में बड़द कहवाय, हिंदी में बेल, जो बेल है वहां पे एक बेल तो है, लेकिन दूसरे बेल की जगह जो किसान है उसने अपनी पत्नी को जोता। और ये सब देखते हैं तो राजा उसे पूछते भी है। ये सारी बातें हमने देखी, उन दोनों के बीच में संवाद आता है। फिर राजा उसे वो बेल देते हैं और जब तक वो दो बेल किसान की पत्नी लेके आती है तब तक राजा वो किसान के साथ उसकी मदद करता है। और जब अच्छी फसल होती है तब जितने भाग में राजा ने फसल बोई थी वहाँ पे मोती उगते हैं। ये सारी बातें, फिर वो मोती लेके किसान राजा के पास जाता है। ये सारी बातें हमने देखी थी। तो अंत में हमने देखा था राजा का हिस्सा। तो बाल दोस्तों, ये हो गई हमारे संपूर्ण पाठ और इकाई और कविता की चर्चा। अब लास्ट में हमने जो देखा राजा का हिस्सा, ये हमने अच्छे से सीखा, सुना, पढ़ा और समझा भी है। लेकिन अब हम ये जो है उसका चित्र के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलो बाल दोस्तों, ये जो पाठ है इसे हम एक बार फिर से समझेंगे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो,
वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जोतूंगा, राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में लें। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार